अब आज की जो मंडे नाइट रॉ थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि आज की रॉ की एपिसोड थी पूरी की पूरी सोल्ड आउट, यानी एक एक फैन टिकट खरीद चुका था, सारे के सारे जो टिकट्स है वो बिक चुकी थी। लेकिन क्या मंडे नाइट रॉ इस लायक थी? गोल्डबर्ग हमको शो के ऊपर देखने को मिले और साथ में उनका स्पीयर भी, मैकइंटायर और जिंदर की फ्यूड ने भी प्रोग्रेस किया और मेन इवेंट के अंदर एक थोड़ा खतरनाक टाइप सा मैच। तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले हमको शो की शुरुआत में ही देखने को मिल जाते हैं एमवीपी और बॉबी लैशली, और एमवीपी यहाँ पर बॉबी लैशली की तरफ से बात कर रहे हैं कि देखो गोल्डबर्ग एक आइकॉन है, इस बात में हम बिलीव करते हैं, लेकिन क्या कोई बंदा ऐसा चाहेगा कि गोल्डबर्ग को एक चैंपियन की तरह नहीं बल्कि एक लूजर की तरह देखा जाए? क्योंकि भाई बॉबी लैशली जो करने वाला है तो इसको तो रोकना ही पड़ेगा। और भाई गोल्डबर्ग तो अपना चैलेंज ना एक तरीके से वो बोल रहे होते हैं वापस ले ले, वरना बहुत तगड़ी ट्रेजेडी होने वाली है तेरे साथ। मतलब कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग प्ले होता है। गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं और वो कहते हैं देखो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में, स्पेशली तुमको जिस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है वो ये कि तुम्हारा जो टाइटल है लैशली वो कैसे तुमसे छिनने वाला है। और मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि तुम डरे हुए हो। वो ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डबर्ग 35 साल का हो, गोल्डबर्ग 45 साल का हो या फिर गोल्डबर्ग 105 साल का हो, गोल्डबर्ग हमेशा गोल्डबर्ग ही रहेगा। और एक स्पीयर के साथ लैशली तुम खत्म हो जाने वाले हो समर स्लैम के अंदर। और वो चैम्प कह के काफी बार जो है टॉन्ट कस रहे होते हैं लैशली के ऊपर। और गाइस यहाँ पर हमको वी वॉन्ट वाइट के चैंट सुनने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रे वाइट रिलीज हो गए। तो गोल्डबर्ग जब प्रोमो कट कर रहे थे तो यहाँ पर गोल्डबर्ग के नाम के चैंट भी हो रहे थे, गोल्डबर्ग को काफी मौकों पर बू भी किया गया और गोल्डबर्ग के बोलने पर वी वॉन्ट वाइट के चैंट भी लग रहे थे। मतलब सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। अब ऐसा करके गोल्डबर्ग वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग का जो सन है वो होता है रिंग साइड के ऊपर, जिस पर अपनी मतलब गोल्डबर्ग ने उसको फिस्ट बम्प अपनी एंट्रेंस पर भी किया होता है, उससे मिले होते हैं और जाते वक्त भी मिले होते हैं। अब ये चीज एमवीपी नोटिस कर लेते हैं। अब जब गोल्डबर्ग तो चले गए, एमवीपी जाकर कहते हैं भाई तेरा फादर की तो भाई वाटर लगने वाली है समर स्लैम के अंदर, और वो कुछ चुल करने लग जाते हैं उनके सन के साथ। ये चीज गोल्डबर्ग देख लेते हैं, गोल्डबर्ग वापस आते हैं, लैशली तो रिंग में ही होते हैं और गोल्डबर्ग की तरफ से स्पीयर आ जाता है एमवीपी के लिए। और ये चीज देखकर बॉबी लैशली काफी मतलब डरे हुए से या फिर रिएक्शन उनके काफी अलग से निकले थे, और गोल्डबर्ग वहां से चले जाते हैं अपने बेटे को लेकर। और उसके बाद जो लैशली है वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई मेरा जो शांति है उसके हालात कैसे हैं। तो इस तरीके से आज हमको गोल्डबर्ग देखने को मिले रॉ के ऊपर। चलो कुछ एक्शन में थे गोल्डबर्ग, ये बात देखकर सही लगा। हालांकि मैं चाह रहा था कि लैशली और ज्यादा गुस्से में हो, क्योंकि भाई जैसा वो ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं वैसी हरकतें उनकी रॉ के ऊपर तो लग नहीं रही, डरे डरे से ही लग रहे हैं। लेकिन अभी एक अपीयरेंस और बाकी है गोल्डबर्ग की समर स्लैम से पहले रॉ के ऊपर, तो शायद वहां पर कुछ कमाल धमाल हो सकता है। वैसे पॉडकास्ट भी हमारा लाइव हो चुका है, कल हम इसको लॉन्च कर चुके हैं, नहीं देखा जाके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो। अगर ऐप आपके पास नहीं भी है तो भी जाकर आप लोग सुन सकते हो। जॉन सीना रोमन रेंस अर्ली प्रेडिक्शन पूरे मैच के बारे में, एक्साइटिंग है बहुत ज्यादा। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलता है एक हैंडीकैप मैच, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस वीर एंड शैंकी का। और ये दो बड़े बड़े जायंट्स हैं, लेकिन फिर भी इनको हैंडीकैप मैच में डालकर डब्ल्यूडब्ल्यू वो छोटे मोटे चेले, वो सिंह ब्रदर्स वाली फीलिंग दे रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही है यहाँ पे। खैर मैच में ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि जिंदर महाल इस मैच में इंटरफेयर कर देते हैं तब जब ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने चेयर शॉट लगा दिया ड्रू मैकइंटायर को। इसके बाद क्योंकि आपको पता है शैंकी के ऊपर ड्रू मैकइंटायर ने काफी चेयर शॉट लगाए थे, तो उसका बदला लेने के लिए तीनों के तीनों ये सुपरस्टार जो है चेयर के साथ खड़े होते हैं और मैकइंटायर उस साइड खड़े होते हैं। अब मैकइंटायर सोच रहे होते हैं कि भाई मैं करूं क्या, लेकिन इस बार ड्रू मैकइंटायर स्वॉर्ड अपनी एंट्रेंस पर नहीं छोड़कर आए थे, बल्कि वो अपनी तलवार यहां पर लेकर आए थे और वो तलवार के साथ खड़े हो जाते हैं और उन्होंने वो तलवार स्विंग भी कर दी। भाई वो खतरनाक भी हो सकता था। और जिंदर महल की चेयर पर पड़ती है, उनके हाथ से चेयर गिरती है और जिंदर महल चले जाते हैं। उसके बाद वीर के ऊपर भी वो अटैक कर देते हैं और शैंकी तो भाई दुम दबा के वैसे ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। और जिंदर महल बैक से ये कह रहे होते हैं कि भाई ये ड्रू मैकइंटायर पागल आदमी है, ये क्या कर रहा है, तलवारबाजी क्यों कर रहा है, ये खतरनाक हो सकता है बहुत ज्यादा। और वो बिल्डिंग ही छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो ये फ्यूड यहाँ पर चल रही है जिंदर महल और ड्रू मैकइंटायर की, जहां पर काफी ज्यादा मेरे ख्याल से अगर फ्यूड तुमको बराबर की दिखानी थी तो जिंदर महल को इतना भी मतलब डरपोक मत दिखाओ, थोड़ा सा यहाँ पर सही हो सकती है चीजें। हालांकि जिंदर महल का ये वाला भागने वाला कैरेक्टर भी मुझे सही लगता है, लेकिन फिर भी ये फ्यूड के लिए थोड़ी सी वाइब डिफरेंट होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से बुकिंग यहाँ पर और बेटर हो सकती है। लेकिन भाई तलवारबाज ड्रू मैकइंटायर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद गए हमको नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच देखने को मिलता है। ऑब्वियसली रिया रिप्ली समर स्लैम के अंदर चैंपियनशिप मैच में तो ये वाला मैच वो हार नहीं सकती थी, इस मैच को वो जीत गई। नाया जैक्स और शेना बेजलर के बीच जो है आपस में गड़बड़ हो रही है और नाया जैक्स यहाँ पर जो है उनको थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। इसके बाद गए हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है मेज एंड टी बार वर्सेस मंसूर एंड अली के बीच में।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मंसूर एंड अली शायद ट्रैक पर आ रहे हैं, मोमेंटम मिल रहा है उनको, लेकिन आज जो है मेसन टी बार इस मैच को जीत गए। मंसूर और अली, मुस्तफ़ा अली इस मैच को हार चुके हैं। पर्सनली मैं चाहता हूं कि ये वाली टैग टीम ना कुछ बढ़िया करके दिखाए मंसूर और अली की, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल लग रही है। लेट्स सी आगे जाकर इनका जो यूज है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर हमको प्रोमो के साथ देखने को मिलती है, जहां पर वो बताती है कि कैसे सबसे कावर्ड तरीका होता है चैंपियन बनने का, मनी इन द बैंक कैश इन करके, और मेरे ऊपर लगातार 3 बार ये हो चुका है। वो बोल रही होती है कि कैसे मैं तो सबको हरा सकती हूँ, ये वो, मतलब सिंपली यहाँ पर उनका एक प्रोमो था। और हमको ये देखने को मिलता है कि इस प्रोमो के एंड में निकी ऐश ने आकर पीछे से आकर चीयर शॉट लगा दिया शार्लेट फ्लेयर के, और मेन इवेंट के अंदर इनका मैच था, इसीलिए यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ऐसे बिल्ड करते हुए दिखा रही थी। नेक्स्ट मैच होता है डूड्रॉप वर्सेस तमीना के बीच में, जहां पर रिंग साइड पर ईवा मरी होती हैं। तमीना इस मैच को जीत जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर एलेक्सा ब्लिस अपीयर होती है और वो ऐसा अनाउंस करती हैं कि इस मैच की लूजर हैं ईवा मरी। जिसके बाद हमको बाद में जाकर बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है, ईवा मरी और डूड्रॉप ने जाकर ये एलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड के ऊपर ही अटैक कर दिया, लेकिन वो लिली गिरी हुई होती है, मगर जादू से ना वो ऐसे गिर के ऐसा खड़ी हो जाती है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखा रहे हैं कि ओ भाई साहब लिली कैसे खड़ी हो गई, क्या हो गया, जबकि किसी बंदे को इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है मिस टीवी का सेगमेंट, जहां पर होते हैं डेमियन प्रीस्ट, और प्रीस्ट को यहाँ पर उकसाने के लिए ये पूरा सेगमेंट था, जहां पर मिस कह रहे होते हैं मैं इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हूँ, इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन भाई तेरे साथ एक मैच करके मैं इंजर्ड हो गया, अगर आज मैं इंजर्ड नहीं होता तो मैं तुझे बताता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। प्रीस्ट कहते हैं पास आके, हाँ भैया बताना जरा क्या कर सकते हो, अभी भी तेरे पास पूरी आज़ादी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रीस्ट है वो कहते हैं वैसे तो मेरा शेमस से लड़ने का प्लान था, लेकिन लग रहा है तुमको पहले ठीक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो मॉरिसन को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ड्रिप स्टिक भी हमको देखने को मिलती है यहाँ पर एक्शन में। और इसके बाद प्रीस्ट वर्सेस डेमन प्रीस्ट और मॉरिसन का मैच होता है। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेमन प्रीस्ट जो है इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं शेमस अटैक करने, रिकोशे बराबरी करने आते हैं, और उसके बाद टैग टीम मैच होता है डेमन प्रीस्ट एंड रिकोशे वर्सेस शेमस एंड मॉरिसन का। उसके बाद यहाँ पर ड्रिप स्टिक हमको पैसे फिर भी एक्शन में देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जीत हो जाती है डेमन प्रीस्ट की, जब मॉरिसन के ऊपर उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया। तो यही कहानी यहाँ पर कुछ चल रही है। शेमस और प्रीस्ट मेरे ख्याल से इनके बीच कुछ तगड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरफ लीड कर रही है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है रिडल वर्सेस ऑमस के बीच में। आज हमको ना एजे स्टाइल्स देखने को मिले ना ही रैंडी ओर्टन देखने को मिले, जो कि डिसअपॉइंट करती है यार चीज़, मतलब रैंडी ओर्टन आ नहीं रहे और एजे स्टाइल्स उल्टा और गायब हो रहे हैं। खैर मैच में उठा के पटका ही है ऑमस ने रिडल को, पता नहीं कहाँ पर पटका है। रिजल्ट काफी ऑब्वियस था, ऑमस ने इस मैच में जो है रिडल को हरा दिया। इसके बाद गाइस हमको एक इंपॉर्टेंट मैच देखने को मिलता है कैरन क्रॉस वर्सेस कीथ ली के बीच में। कैरन क्रॉस जो आए मेन रोस्टर के ऊपर हारे, फिर कीथ ली से जीते, कीथ ली हार गए, उनका मोमेंटम टूट गया। अब आज मैच के अंदर क्या होना था दोबारा से जब मैच था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले इस मैच के रिजल्ट के ऊपर ही आ जाते हैं। इस मैच में जीते हैं इस बार कीथ ली अपने स्पिरिट बॉम्ब के साथ। मैच ये कमाल का था नो डाउट, इसमें हम कुछ भी डिबेट नहीं कर सकते। हर बार इन्होंने बढ़िया ही डिलीवर किया, पिछले वाले से मैं कहूँगा बढ़िया डिलीवर किया, लेकिन क्रॉस इस बार फिर से हार चुके हैं। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई दो ऐसे बंदों को लड़वाई क्यों रही है, जिसमें एक हारे तो उसका घाटा है ही है, ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कैरन क्रॉस एनएक्सटी के ऊपर कुछ अलग और मेन रोस्टर के ऊपर कुछ अलग। शायद विंस मैकमैन एनएक्सटी देखते नहीं है, देखते हो तो फिर शायद ऐसी बुकिंग ना होती। लेकिन खैर कीथ ली का हारना भी सही नहीं था, तो चलो बराबर का हो गया मामला। क्या पता इनकी फ्यूड हमको मेन रोस्टर के ऊपर कुछ देखने को मिल जाए, अगर उसलिए है तो फिर वह सेटअप करने के लिए भी बढ़िया ही है सीन। इसके बाद गैस हमको रेजिनाल्ड देखने को मिलते हैं अपनी 24/7 चैंपियनशिप के साथ, जो कि वो अकीरा टोजावा के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। बताने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, रेजिनाल्ड के वही रेजी बोलना चाहिए वैसे, अब रेजी के वही कमाल के मूव्स होते हैं, और उन्होंने इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया है। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मैच आता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निकी ऐश के बीच में, और यहाँ पर जो वेपन्स हैं वो अलाउड थे। मैच विमेंस डिवीजन का है, लेकिन इस मैच में जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी ना विमेंस डिवीजन के अंदर, जैसे कभी कभी मामला थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि यार ज़्यादा ब्रूटैलिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अनाउंसर टेबल तोड़ रहे हैं, मतलब सब कुछ इस मैच के अंदर है। बैरिकेड के पीछे फेंक रहे हैं, पूरा एक्शन, पूरा मजा आपको इस मैच के अंदर आएगा। और बाकी रिजल्ट भी निकलता है इसका कुछ ऐसे, जब लगता है कि निकी ऐश तो बिल्कुल ही डेड हो चुकी हैं, वो कुछ नहीं कर सकती इस मैच के अंदर, तभी उन्होंने फाइट बैक करी एक सुपर हीरो की तरह, और इस मैच में अपना फिनिशिंग मूव लगा के शार्लेट फ्लेयर को उन्होंने इस मैच के अंदर हरा दिया है। और मैच खत्म होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। अब देखो रॉ के एपिसोड की बात करें तो स्टार्टिंग में जो 2 सेगमेंट थे वो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन उसके बाद जो रॉ का फ्लो है ना वो ऐसे ऐसे नीचे घटता चला गया। और हाँ, सीएम पंक के जो चैंट थे वो भी हमको आज, क्योंकि रॉ शिकागो में थी तो वहाँ से सुनने को मिलते हैं,
उतना भी एक्साइटिंग एपिसोड नहीं था कि मैं आपसे जाकर कहूँ कि भाई देख लो, लेकिन हाँ फिर भी भाई 3 घंटे हैं, आप शुरू में आराम से बैठ के भगा भगा के देख सकते हो तो देख लो, वरना उतना जैसे स्मैकडाउन चल रही वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। खैर हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।